गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं पूरी फिजिक्स की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम। बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं भाई, जनरली क्वेश्चन यहां से बनता ही है। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और फिर कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें भाई, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। देखो, मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो जनरली नहीं बताई जाती हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें भाई। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखना है भाई, इससे पिछली जो दो वीडियो हैं उन दोनों वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं वीडियो में हमने बल के बारे में पढ़ा है और बल से संबंधित ही सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से अब आप तभी समझ पाएंगे जब इससे पिछली दोनों वीडियो को आप देखेंगे भाई और अच्छी तरह से लिखेंगे। तो देखते हैं, देखो, अगर हम न्यूटन के गति के नियम की बात करें, सही है, तो आपको याद रखना है न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए भाई? 3 नियम, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है और इनकी जानकारी इन्होंने 1687 में मुख्य रूप से अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दी थी भाई। किस में दी थी? प्रिंसिपिया नाम की एक इनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक में इसकी जानकारी इन्होंने प्रकाशित की थी। तो प्रिंसिपिया पुस्तक में ही न्यूटन्स के गति के नियम लिखे हुए हैं और इन्होंने मुख्य रूप से 3 नियम दिए हैं। और जनरली देखो, इससे क्या पूछा जाता है, जो फैक्ट पूछे जाते हैं और जो एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे जाते हैं भाई, तो उन्हीं पर हम ज्यादा ध्यान देंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। क्लियर है भाई? तो देखो, सबसे पहला नियम अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी थ्योरी तो ओरल ही बता देता हूं। इसमें यह कहा गया है भाई कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है, यानी कि मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी, गति में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वो बिल्कुल ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी, जब तक उन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाया जाएगा वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेंगी। गति की स्थिति में है तो गति की स्थिति में ही रहेंगी, और अगर ब्राह्म की स्थिति में है तो ब्राह्म की स्थिति में ही रहेंगी। ये था न्यूटन्स का गति का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम हमने देख लिया भाई। प्रथम नियम में क्या कहा गया है कि अगर कोई गति में है तो वो गति में ही रहेगा, सही है, और अगर ब्राह्म में है तो वो ब्राह्म में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्लियर है? अब यहां से देखो, 2 चीजें आपको समझनी है बिल्कुल। क्या यही डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में फोर्स की नहीं बताई थी कि फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की दिशा या फिर स्थिति या अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने की कोशिश करता है भाई, सही है। तो बिल्कुल बल की परिभाषा हमें प्रथम नियम से प्राप्त होती है। बल की परिभाषा हमें इससे प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो पहले नियम से। क्लियर है? अब देखेंगे, देखो, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की ही अवस्था में रहेगी, और यदि ब्राह्म अवस्था में है तो ब्राह्म की अवस्था में ही रहेगी। ये सारी लाइनें इससे पिछली वीडियो में हम जड़त्व में पढ़ चुके हैं, इनर्शिया में। तो आपको याद होगा भाई, इनर्शिया क्या बताया था मैंने? द्रव्यमान के कारण जो वस्तु का वह गुण जो द्रव्यमान के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो गति में है तो गति में रहेगी, किसके कारण? जड़त्व के कारण। और अगर ब्राह्म अवस्था में है तो ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी, किसके कारण? जड़त्व के कारण। तो क्या यहाँ पर जड़त्व की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही? बिल्कुल वही कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसीलिए इस नियम को एक नाम और दिया गया है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी पहले नियम को कहा जाता है। क्लियर है भाई? और जड़त्व के नियम के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, इसीलिए कभी कभी इसे गैलीलियो का नियम भी कह देते हैं। किसका? गैलीलियो का नियम भी कह देते हैं। तो ये 3 लाइन बहुत इंपोर्टेंट हैं
कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा हमें प्राप्त होती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं भाई, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल एक एक करके मैं बोल रहा हूं और आपको समझाऊंगा भी भाई, और आप लिखते हुए चलें हर एक लाइन। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, आप समझने की कोशिश करो, गति में है वस्तु तो गति में ही रहेगी, और ब्राह्म में है तो ब्राह्म में ही रहेगी। आप ये मानकर चलें, आप गाड़ी पर बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, तो आप भी गति में हैं, गाड़ी भी। गाड़ी ने ब्रेक लगाया, आपने तो नहीं लगाया भाई, तो जब गाड़ी ब्रेक लगाती है, आप में कोई ब्रेक नहीं लगा, तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन आप कहां चले गए? आगे। क्यों? क्योंकि आप गति की अवस्था में हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपोर्टेंट हैं, जैसे चलती हुई गाड़ी हो, मोटर बाइक हो, या कार हो, या रेल, ट्रेन, कुछ भी हो गई, अगर उसमें अचानक से रुकती है वो, तो व्यक्ति को आगे की ओर धक्का लगता है, और अगर रुकी हुई अचानक से चलती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है। तो देखो, अगर रुकी हुई गाड़ी है तो आप भी ब्राह्म में हैं और गाड़ी भी ब्राह्म में है। अब गाड़ी चली तो आप तो ब्राह्म में हैं, तो आप कहां जाएंगे? पीछे की ओर। अब दूसरी कंडीशन ये देख सकते हैं, आप भी गति में हैं, गाड़ी भी गति में है, तो आप, गाड़ी अचानक से रुक गई, लेकिन आप कहां हैं? गति में, तो आप कहां चले जाएंगे? आगे की ओर। और बिल्कुल यही कंडीशन होती है जब गाड़ी से उतरते हैं। तो गाड़ी से जब आप उतर रहे हैं तो आप गति में हैं, लेकिन जैसे ही जमीन पर पैर रखेंगे, आपके पैर ब्राह्म अवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो ऊपर की बॉडी है वो गति की अवस्था में रहेगी, तो इसीलिए आप गिर जाते हैं भाई। तो तीनों एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक से रुकने पर आगे की ओर झुक जाना, और रुकी हुई गाड़ी के अचानक से चल जाने पर पीछे की ओर झुक जाना, और चलती हुई गाड़ी से उतर जाने पर क्या होता है भाई? पीछे की, आगे की ओर गिर जाना। तो ये वाली लाइनें क्लियर हो रही हैं आपको। इसके बाद देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलते हैं यहां से, जैसे अगर जो लंबी कूद वाला बच्चा होता है या फिर ऊंची कूद वाला होता है, तो वो पहले थोड़ी दूर दौड़कर आता है। क्यों? क्योंकि उसमें गति आ जाए। सही है। अगर वो खड़े खड़े कूदेगा तो लंबी कूद नहीं कूद पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्म से गति में जा रहा है। अब वो बहुत दूर से पहले से ही भाग कर आया, तो पहले से ही गति की अवस्था में है, और इसी कारण से वो लंबी कूद और ऊंची कूद ज्यादा कूद पाता है। तो याद रखना, लंबी कूद और ऊंची कूद कूदने से पहले व्यक्ति पहले दौड़कर क्यों आता है? ताकि गति की अवस्था को वो प्राप्त कर ले। इतना क्लियर है भाई? अगला देखेंगे, देखो ये 4-5 आपको समझ में आए भाई। इसके बाद देखो अगला, जब हम कंबल को डंडे से झाड़ते हैं तो कंबल के अंदर जो धूल के कण हैं कंबल के अंदर जो धूल के कण हैं वो क्या होते हैं? रेस्ट में है। कंबल को झाड़ोगे तो कंबल को तो वेग प्राप्त होगा, लेकिन कणों को वेग प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए कण नीचे की ओर गिर जाएंगे। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। जैसे आप क्या करते हैं, कुएं से रस्सी खींचते हैं और रस्सी टूट जाती है। तो इसके बाद देखो अगला हम देखते हैं भाई, जैसे ये एग्जाम्पल याद रखना भाई, ये पूछा जा चुका है। जैसे किसी पेड़ पर जो फल लटके होते हैं, हवा चलने पर तो वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो देखो जब पेड़ खड़ा है तो फल भी रेस्ट में है, पेड़ भी रेस्ट में है, लेकिन हवा चली तो पेड़ और जो उसकी डुगाली होती है भाई वो गति में आ गई, लेकिन फल एकदम गिरता है नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि वो किस में होता है? रेस्ट में होता है। किस में होता है भाई? रेस्ट में होता है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं प्रथम नियम के। तो आप इसी प्रकार के और भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। इसके बाद देखो गति का दूसरा नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली कोई समझाकर नहीं देता भाई, डायरेक्ट ही बता देते हैं। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखो आप ध्यान से समझें इस नियम को। इसका जो द्वितीय नियम है वो क्या होता है भाई? द्वितीय नियम आप ध्यान से समझेंगे। इसकी अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है भाई, तो उन्हें देखें, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी वस्तु में संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है? बल के। द्वितीय नियम यही कहता है
कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के। अगर संवेग परिवर्तन हम लें तो संवेग p होता है भाई, अपॉन दर के लिए क्या लगाते हैं t। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के। अगर इसे आप ब्रेक करोगे, चूंकि आप जानते हैं p बराबर क्या होता है, mv। p बराबर क्या होता है भाई, mv। तो द्रव्यमान तो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर इसमें चेंज लें, क्या लें भाई, चेंज मतलब परिवर्तन, तो द्रव्यमान तो कभी भी चेंज नहीं होता, तो हमें क्या चेंज लेना पड़ेगा भाई, वेग। तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या p के स्थान पर ये नहीं रख सकते हम सब कुछ, तो रख सकते हैं। देखो m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और ये पूरा क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, क्योंकि a बराबर v अपॉन t। तो यहां पर रख सकते हैं ma, तो F बराबर ma। याद रखना, गति के द्वितीय नियम से ही, गति के द्वितीय नियम से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये लाइन भी पूछी गई है, पहली वाले नियम से बल की परिभाषा और दूसरे वाले नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्लियर है। और याद रखना, जो पहला नियम है वो दूसरे नियम का ही भाग माना जाता है, दूसरे नियम का ही भाग माना जाता है। तो याद रखना। अब देखो, इसके एग्जाम्पल हमें बहुत पूछे जाते हैं भाई। कैसे, आप समझने की कोशिश करना कि बल की मात्रा तब ज्यादा हो जाती है जब संवेग में परिवर्तन ज्यादा हो जाएगा। सही है, आप ध्यान रखना इस बात को। एग्जाम्पल सारे ऐसे ही पढ़ने वाले हैं हम, कि बल तब कब ज्यादा होगा भाई, जब p का मान ज्यादा होगा, और ये कब ज्यादा होगा, जब वेग में परिवर्तन ज्यादा होगा। तो इसके बराबर है क्या, देखो इस रूल को, ये m तो कांस्टेंट होगा, f इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v, और डेल्टा v क्या होता है भाई, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इन दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बल उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है भाई। यानी कि चलती हुई गाड़ी अचानक से बिल्कुल रुक गई, अचानक से बिल्कुल रुक गई, तो अंतिम वेग क्या हो गया, 0। तो वेग में जो परिवर्तन होगा वो अधिकतम होगा भाई। तो याद रखना, उस समय उस पर लगने वाला बल क्या होगा, बहुत अधिक। तभी आपने देखा होगा, अचानक चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो गाड़ी पीछे से उलट जाती है, गाड़ी पीछे से उलट यानी कि पलट जाती है। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि उस समय वेग में परिवर्तन ज्यादा होता है, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में, और उस पर आगे की ओर क्या लगेगा, फिर बल लगेगा। इसके देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जो टेनिस की बॉल होती है और क्रिकेट की बॉल होती है, टेनिस की जो बॉल होती है और जो क्रिकेट की बॉल होती है, उसमें से टेनिस की बॉल को पकड़ना आसान होता है। टेनिस और क्रिकेट, इन दोनों में से टेनिस की बॉल को पकड़ना आसान होता है। ये इसी नियम का द्वितीय नियम का ही एग्जाम्पल है। अगला देखेंगे, जब आप क्रिकेट की गेंद या किसी की भी गेंद की कैच पकड़ते हैं या उसे पकड़ते हैं तो हाथों को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचते हैं। क्यों, आप समझे ध्यान से। मान लो गेंद आई, आपने एकदम पकड़ ली, तो एकदम वेग उसका शून्य हो जाएगा, तो आपके हाथ पर बल क्या होगा, अधिकतम। वेग एकदम शून्य हो गया तो परिवर्तन ज्यादा होगा संवेग में, और इसीलिए चोट ज्यादा लगेगी। जब आप हाथ गेंद के साथ साथ पीछे की ओर करेंगे तो वेग धीरे धीरे कम होगा, और संवेग में भी परिवर्तन क्या होगा, हल्के हल्के, इसीलिए उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा, कम। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि गेंद पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, जिससे कि संवेग में परिवर्तन न्यूनतम हो और हाथ में चोट कम लगे। तो यह भी इसी का एग्जाम्पल है कि कैच पकड़ते समय हाथ को कहां की ओर करना चाहिए भाई, पीछे की ओर। क्लियर है। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, देखो जो फर्श होता है आपका, सही है, या फिर टाइल्स होती हैं, टाइल्स, उन पर चोट ज्यादा लगती है कूदने पर, उन पर ज्यादा चोट लगती है कूदने पर। किसकी अपेक्षा, या तो गद्दे की, या तो गद्दे की अपेक्षा, या फिर मिट्टी की अपेक्षा। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है कि जब आप टाइल्स या फर्श पर कूदेंगे तो बिल्कुल एकदम 0 हो जाएगा आपका वेग, और एकदम संवेग में परिवर्तन ज्यादा होगा भाई।
तो बल भी ज्यादा लगेगा। लेकिन जब आप गद्दे पर कूदेंगे तो गद्दे पर कूदते समय क्या होगा, तो आप हल्के हल्के नीचे की ओर जाएंगे, जमीन से टकराएंगे। इसीलिए संवेग में परिवर्तन भी क्या होगा भाई, कम होगा। जब संवेग में परिवर्तन कम होगा तो आपके पैरों में लगने वाली जो चोट है वो भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है भाई, आप समझ गए इस बात को। तो देखो अगला देखेंगे, और यही कारण होता है कि जब ऊंची कूद कूदी जाती है या फिर लंबी कूद कूदी जाती है, तो जहां पर उन्हें कूदना होता है वहां की मिट्टी को क्या कर देते हैं, खोद देते हैं। वहां की मिट्टी को क्या कर देते हैं भाई, खोद देते हैं और हल्का कर देते हैं, जिससे कि कूदने पर पहले से मिट्टी ठोस होगी, और जब ठोस होगी तो वेग एकदम क्या होगा, शून्य। लेकिन जब उसे खोद कर हल्का कर दिया तो पैर नीचे की ओर धंसते हैं, उसमें पैर नीचे की ओर धंसते हैं, जिससे वेग एकदम शून्य नहीं होता, जिससे वेग एकदम शून्य नहीं होता। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, दूसरे नियम का। अगला देखेंगे, आपने देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में सॉकर या स्प्रिंग लगे होते हैं, क्यों, जिससे कि झटका कम लगे। और आपने देखा होगा गाड़ी धीरे धीरे नीचे जाती है, जब कहीं झटकों में आ जाती है तो धीरे धीरे नीचे जाती है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एसी का। क्योंकि जब गाड़ी सॉकर के माध्यम से धीरे धीरे नीचे जाती है तो संवेग परिवर्तन की दर भी क्या होती है, धीरे धीरे, इसीलिए आपको झटके कम लगते हैं। क्लियर है भाई। और आप कभी साइकिल पर चलना, उसी रोड पर आप उस पर चलना गाड़ी पर, तो झटके सबसे ज्यादा किसमें लगेंगे, साइकिल में, क्योंकि आपकी साइकिल डायरेक्ट किससे टकरा रही है, ऊंचे नीचे स्थानों से, जबकि उसमें सॉकर के माध्यम से ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा भाई चाइनीज एक के ऊपर एक रखी हुई काफी सारी ईंटों को तोड़ देते हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई काफी सारी ईंटों को तोड़ देते हैं। तो कैसे, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। देखो ये चट्टी लगी हुई है एक के ऊपर एक कई ईंटों की, तो वो अपना हाथ लाते हैं बहुत तेजी से, वो अपना हाथ बहुत तेजी से लाते हैं, तो वेग मैक्सिमम है, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। जैसे ही उनके हाथ टकराएंगे ईंटों से, वेग एकदम क्या हो गया, शून्य। और जब वेग एकदम शून्य हो जाएगा तो क्या संवेग परिवर्तन की दर मैक्सिमम नहीं होगी, और जब संवेग परिवर्तन की दर मैक्सिमम होगी तो उस पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम, और ये एकदम टूट जाएंगी। आप इसके स्थान पर कभी ऐसा करना कि ऊपर वाली सतह पर एक गद्दे का टुकड़ा रख देना पतला सा ईंट के बराबर, और फिर देखना क्या वो चाइनीज ईंट को तोड़ पाता, किसी कीमत पर नहीं तोड़ पाएगा भाई। क्यों, क्योंकि अब संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, कम, जिससे बल क्या हो जाएगा, कम, और इसीलिए ईंटें अब नहीं टूट पाएंगी। अगर वो 4 या 5 ईंटें तोड़ रहा है तो ऊपर वाली सतह को कैसी कर दे, मुलायम, तो कभी भी नहीं तोड़ पाएगा वो। क्लियर है। इसीलिए सॉलिड ईंटों को तोड़ना आसान होता है, इसीलिए बर्फ की सिल्ली को तोड़ना आसान होता है। अब तो क्लियर हो गया होगा भाई दूसरा नियम, या अब भी कुछ रह गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना भाई, कि अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे इस पर। क्लियर है। अब लिखे तीसरा नियम, वो तो रटा हुआ होगा आपको, वो तो आपको रटा हुआ भी होगा भाई, फिर भी देखते हैं। देखो तृतीय नियम क्या कहता है भाई, तो तृतीय नियम बहुत ही आसान है। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है भाई, प्रतिक्रिया होती है। और इसे इसीलिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्लियर है। इस नियम में यह कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, जैसे मैं इस पर हाथ मारूं तो मैं पीछे की ओर जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने जितनी क्रिया इस पर करी, ये बोर्ड उतनी ही क्रिया मुझ पर करे, प्रतिक्रिया मुझ पर देगा और मैं पीछे की ओर चले जाऊंगा। तो इसीलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जितना बल आप इस पर लगाएंगे उतना ही बल, लेकिन उतना ही बल मतलब बराबर बल विपरीत दिशा में ये आपकी ओर लगाएगा, और इसी को क्या कहते हैं हम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, यानी कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम। क्लियर है भाई। और एग्जाम्पल इसके बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। देखो इसका एक एग्जाम्पल ये भी पढ़ा होगा आपने कि बंदूक की गोली चलाने पर व्यक्ति पीछे की ओर हटता है,
क्यों? क्योंकि गोली जब आगे की ओर छूटती है तो उसकी प्रतिक्रिया कहां को होती है? पीछे की ओर। जब आप बॉल को फेंककर दीवार पर मारते हैं तो उसी वेग से वो लौटकर वापस आती है। तो याद रखना। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया आपका। अगला एग्जाम्पल है कि जब हम क्या करते हैं भाई, जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो कुएं की रस्सी, ये वाला देखो पहले वाले में धोखे से बोल दिया था मैंने, तो वो उसमें नहीं है, इसमें है। जब कुएं की रस्सी के माध्यम से कुएं से हम पानी निकालते हैं और रस्सी अचानक से टूट जाती है तो हम क्या होते हैं? पीछे की ओर गिर जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? इसी का एग्जाम्पल है। और देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गोली चलाने पर शीशे में छिद्र हो जाता है, शीशा टूटता नहीं, ये किसका एग्जाम्पल है? थर्ड का, फर्स्ट का, सेकंड का? तो याद रखना, गोली चलाने पर शीशे से गोली का आर पार निकल जाना, शीशे से गोली का आर पार निकल जाना, ये प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा शीशा किसमें है भाई? रेस्ट में। तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। आपने बहुत तेज वेग से उस पर क्या मारी? एक गोली मारी। और जब गोली उस पर मारी तो उसने जितने स्थान पर वो पड़ी वो तो बाहर को निकल गया, लेकिन पूरे का पूरा शीशा किस में रहा? रेस्ट में। क्लियर है? तो याद रखना ये तीसरे नियम का नहीं है, ये प्रथम नियम का है भाई एग्जाम्पल। क्लियर है? अगला देखेंगे। देखो जैसे मैं ओरली आपको बता देता हूं इसके, जैसे आप जब पानी में तैरते हैं तो आपने देखा होगा हाथों से पानी को पीछे की ओर करते हैं। हम कहां करते हैं? पीछे की। तो जितना पीछे को करेंगे उतना ही आगे को हमारी ओर प्रतिक्रिया लगेगी। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। एक आपने देखा होगा भाई, जो नाव चलाने वाला मलाह होता है वो डंडियों से पीछे की ओर उसे मारता है। क्यों? क्योंकि जब वो पीछे की ओर मारेगा तभी तो नाव आगे की ओर बढ़ेगी। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है भाई। आपने देखा होगा नाव से जब कभी तट पर आप उतरे होंगे तो जब नाव से तट पर उतरा जाता है तो वो पीछे की ओर धकेल दी जाती है। नाव क्या होती है? पीछे की ओर चली जाती है हल्की सी। क्यों? क्योंकि आपने आगे की ओर बल लगाया और उसकी प्रतिक्रिया पीछे की ओर उस पर स्वयं लग गई। तो ये वाली लाइन क्लियर हो रही है भाई। इसी प्रकार से जब आपने देखा होगा रेगिस्तानी क्षेत्र में या रेतीले क्षेत्र में जब आप चलते हैं तो आप तो आगे की ओर बढ़ते हैं लेकिन रेता आपके पैर पीछे की ओर फेंकते हैं भाई। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और कभी आपसे पूछा जाए घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचा जाना, घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचा जाना किसका एग्जाम्पल है? तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है भाई। सही है? तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इसके, और इससे संबंधित अब क्वेश्चन आप पढ़कर देखना। जितने भी एग्जाम्पल अब तक थे वो लगभग मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और अब आप इतना समझ भी चुके होंगे कि किस प्रकार से चीजों को देखना है कि अगर कोई वस्तु गति और विराम में चल रही है भाई, उसमें परिवर्तन हो रहा है तो पहला नियम, और यदि संवेग या बल की बात हो रही है मतलब कम की बात हो रही है तो दूसरा नियम, और क्रिया प्रतिक्रिया की बात हो रही है तो तीसरा नियम। क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं भाई, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को, हर किसी को। क्योंकि मैं इस चैनल पर 9th-10th की साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की हिंदी में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, और 11th-12th की केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ भाई, और वो भी एनसीईआरटी की है हिंदी में। तो उन बच्चों का थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा अगर आप वीडियो शेयर कर दोगे। चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर 9th की, 10th की, 11th की, 12th की वीडियो भी बच्चों को शेयर कर दिया करो ताकि वो पढ़ लें, उनका प्रॉफिट हो जाए भाई। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू।